आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, वेरी गुड आफ्टरनून। आज डेट है 21। हाँ जी, 21 सितंबर 2020। बट अभी क्लास स्टार्ट भी नहीं हुई और कुछ बच्चों के डाउट्स भी आ गए। अच्छा बच्चे कह रहे हैं सर म्यूट कर दो गुड आफ्टरनून, और एक है सर मेरा लास्ट क्लास में ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ था। ओके, बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पहली चीज गुड आफ्टरनून वंस अगेन, दूसरी चीज म्यूट मैंने कर दिया है, और लास्टली हल्का सा रिवीजन कराऊंगा आपको 5 मिनट्स का, तो जो जिनकी क्लास मिस हो गई थी वो भी आराम से रिकॉल कर सकते हैं। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, मैं आपको फटाफट 5 मिनट्स में जल्दी जल्दी से रिकॉल करा देता हूँ। ये लो, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। और हमने क्या पढ़ा था, मैंने आपको एक नया टॉपिक स्टार्ट कराया था जिसका नाम है कंपनीज एक्ट। बेटा ये कानून है जो आपके 12th क्लास में एप्लीकेबल है, कंपनीज एक्ट 2013। हाँ जी, मैं रिवाइज करा रहा हूं तो आप सब बच्चे भी मेरे साथ साथ पार्टिसिपेट करेंगे। एक्ट का मतलब होता है लॉ, यानी सर ये जो कानून है ये किस पे लगता है, याद रखना ये कंपनीज पे लगता है। अभी तक आपने पार्टनरशिप पढ़ी थी, पार्टनरशिप में ये वाला कानून नहीं लगेगा। और ये कानून आया कब था, 2013, यानी लेटेस्ट कानून है विच इज एप्लीकेबल ऑन कंपनीज ओनली। सर 11th क्लास में हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप, क्या ये उस पे भी लगेगा? सो आंसर इज नो। क्या ये पार्टनरशिप में लगेगा? सो आंसर इज नो। ये सिर्फ किस पे लगेगा? कंपनीज में। और अगर कंपनीज की बात करें तो हमने लास्ट क्लास में 4 टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ी थी। पहली कंपनी पढ़ी थी जिसका नाम होता है प्राइवेट लिमिटेड। फिर हमने एक कंपनी पढ़ी थी जो थी गवर्नमेंट कंपनी। फिर हमने एक और पढ़ी, 4 तरह की कंपनीज थी। एक थी हमारी पब्लिक कंपनी जिसके लास्ट में लिखा होता है लिमिटेड, और लास्ट थी ओपीसी। ओपीसी का मतलब होता है इस साल एक नई कंपनी आई है। इस साल का मतलब 2013 के अंदर एक कंपनी आई है जिसका नाम है ओपीसी। ओ स्टैंड्स फॉर वन पर्सन कंपनी। एक अकेला पर्सन चाहे, एक अकेला पर्सन चाहे तो क्या वो अपनी कंपनी खोल सकता है? सो आंसर इज यस। बेटा सोल प्रोप्राइटर से वन पर्सन कंपनी बिल्कुल अलग होती है, होता उसमें भी एक इंसान है, इसमें भी एक इंसान है, बट इसमें रूल्स सब कुछ अलग होते हैं। और ये जो एक इंसान है मैंने आपको इसके बारे में बताया था, ये एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए। नेचुरल पर्सन का मतलब मैंने आपको बताया था, साईं बाबा, गणेश जी मींस आर्टिफिशियल पर्सन नहीं होने चाहिए। हाँ, ओपीसी का मतलब है वन पर्सन कंपनी। एक थी प्राइवेट लिमिटेड, एक थी गवर्नमेंट, और लास्ट ये थी पब्लिक लिमिटेड। अगर मैं आपसे अकाउंट्स की बात करूं तो अकाउंट्स के अंदर आपने हमेशा किसके अकाउंट्स पढ़ने हैं? आपने पढ़ने हैं पब्लिक कंपनी के बारे में। तो अकाउंट्स में मैं हमेशा पब्लिक कंपनी की बात करूंगा, और मैं अपनी क्लासेस में आपके साथ एग्जांपल लिया करूंगा। जो इंडिया की टॉपेस्ट कंपनी है रिलायंस लिमिटेड, मेरा एग्जांपल जितनी भी आपके साथ स्टोरीज डिस्कस करूंगा सब कुछ किसके बारे में करेंगे? रिलायंस के बारे में। क्या रिलायंस एक पब्लिक कंपनी है? यस। मैंने आपको बताया था पब्लिक कंपनी का मतलब होता है, हाँ, जिसके मैंने शेयर्स भी खरीद रखे हैं। वेरी गुड। मैंने बताया पब्लिक का मतलब होता है जिसमें मुकेश अंबानी ने पैसे लगा रखे हैं। हाँ, जिसमें अनिल अंबानी ने भी पैसे लगा रखे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें हम सब लोगों ने मींस आम जनता, पब्लिक ने भी पैसे लगा रखे हैं। और जब हम पैसे लगाते हैं तो हम इस कंपनी के क्या बन जाते हैं? हम बन जाते हैं इसके शेयर होल्डर्स। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। सर जब हम पैसा लगाते हैं तो क्या हमें भी कुछ मिलता है? हाँ, हमें मिलता है प्रॉफिट के अंदर शेयर, शेयर इन प्रॉफिट, मगर उसको हम इस नाम से नहीं जानते। बताओ क्या नाम था? हाँ, सौरभ ने बता दिया, सौम्या ने भी बता दिया। क्या नाम से जानते हैं? 2 बच्चों ने बताया है,
पार्थ, बीना, वेरी गुड, लक्की ने भी बता दिया, रिचा। बेटा क्लास वर्क रिवाइज करो, गौरव, दाक्षी, ज्योति। हाँ बेटा बहुत सारे बच्चों ने आंसर सही बताया, बट कुछ बच्चों की स्पेलिंग मिस्टेक है। मैं आपको बता देता हूँ, स्पेलिंग होती है डिविडेंड, DIVIDEN, डी होता है डिविडेंड। डिविडेंड को बोलते हैं शेयर इन प्रॉफिट। तो पब्लिक जो पैसा लगाती है उसको मिलता है डिविडेंड। इतनी बातें हमने डिस्कस कर ली थी, फिर हम आगे चले आपके साथ। ये मैंने आपको 5 मिनट्स में सारा का सारा रिकॉल करा दिया। फिर हम बुक पे आते हैं अपनी, जो मेन हमारी बुक है उसके लिए मैं अब आपके साथ जरा स्क्रीन शेयर करता हूँ। आओ जरा मेन बुक पे हम स्टार्ट करते हैं अब। बेटा नई बुक है, बहुत इजी है, न्यू बुक बहुत इजी है। अब बुक दिखा देना बेटा, लोग बच्चे कह रहे हैं सर बुक दिखा दो, ये लो, ये वाली बुक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 20 मार्क्स की है। फटाफट देखते हैं। ये थी हमारी बुक। हाँ बेटा नया पार्ट खरीदना पड़ेगा बिकॉज कंपनीज एक्ट में चेंज आ चुके थे। टोटल चैप्टर्स 5 हैं, सबसे इजी बुक है। मैंने आपको बताया था हम इस वर्ड पे जाएंगे, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके बारे में अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बेटा आज जो मैंने आप सब बच्चों के साथ आईडी शेयर करी है, वो ही आईडी अब आप कंटिन्यू करना आगे अपनी फ्यूचर क्लासेस के लिए। इट मींस आज मैंने आईडी चेंज कर दी थी, आपने वो ही आगे यूज करनी है। अब आप मेरे से डेली डेली नहीं पूछेंगे कि सर आईडी कौन सी थी, जो आज सेंड करी है वो वाली आईडी आप सब बच्चों ने यूज करना है फॉर आगे फर्दर क्लासेस। अब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। हाँ ये लो, जरा हम आते हैं स्क्रीन शेयरिंग करते हैं फटाफट फटाफट। बेटा सेकंड बाद में स्टार्ट कराऊंगा, पहले हम आसान आसान सी कर लेते हैं जिससे आप बच्चों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। और इसके लिए हम आ गए अपने इस पे 12th क्लास के नोट्स, और उसमें हम फटाफट चलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चैप्टर 1 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये आपके सामने आ गया कंपनीज। ये लो बच्चों, आपके साथ स्क्रीन पे मैंने शेयर कर लिया, आराम से एक बार पढ़ लो सर क्या लिखा हुआ है ये। इसमें सर क्या क्या बातें हैं, जरा एक एक करके मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ये देखो ये पूरी बुक इसमें हमने कवर कर दी है। पहले हम चलते हैं इसमें सर, सबसे पहले क्या क्या आपके साथ करना है। दोस्तों अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो ये देखो हमारी बुक का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। आपके पेपर में आएगी 20 मार्क्स की, यानी बोर्ड में 20 मार्क्स की वेटेज है इसके अंदर। उसके अंदर देखो क्या क्या है, सबसे लास्ट में चलते हैं। ये है आपका 5th चैप्टर, यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये लास्ट चैप्टर है आपका 5th, कैश फ्लो स्टेटमेंट। 4th चैप्टर है आपका रेशो एनालिसिस, ये 4th चैप्टर है। थर्ड है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। सेकंड है आपका थ्योरी, और फर्स्ट है ये मिला के ये फर्स्ट है। दिस इज 1st चैप्टर। 1st चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ना है। एग्जैक्टली बेटा, इसके अंदर बुक ये इसलिए इजी है
क्योंकि एक बार अगर किसी बच्चे को ये पता लग जाए कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या है, अगर किसी को इसकी नॉलेज आ जाए तो बस फिर कुछ नहीं करना, पांचों के पांचों चैप्टर में उसका एनालिसिस करना है, चेक करना है ये होती क्या है। तो सबसे आसान चीज है ये। अब फर्स्ट चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ना है? सर बैलेंस शीट पढ़ना है। सर बैलेंस शीट तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बेटा, इसमें कुछ अलग प्रेजेंटेशन है, यानी जो आप बचपन से बैलेंस शीट पढ़ते आ रहे हो इसमें कुछ अलग बात है, वो देखेंगे क्या है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस है, तो आपने ये दो बातें मेरे से समझनी है। तो मैं इस बुक की स्टार्टिंग करने जा रहा हूं आपसे, और फर्स्टली मैं चाहता हूं कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पता लगे होती क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर क्या होती है? ये मेरे सामने आ गई 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेटा जैसे पार्टनरशिप का हमने बेस तैयार किया था, आपके साथ कॉमन टॉपिक्स पढ़े थे, तो सेम इस बुक में भी ये कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं। क्या क्या होती हैं, ये पहला क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। पहला क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या क्या टाइप्स हैं। फर्स्ट है बैलेंस शीट, सेकंड है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, आप 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। बेटा आप 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, मगर इस चैप्टर में आप अकाउंट नहीं बनाओगे। याद रखना, मिस्टेक मत करना। आपने इस चैप्टर में क्या बनानी है? एक स्टेटमेंट बनानी है प्रॉफिट एंड लॉस। तो पहला चेंज ये आया कंपनीज एक्ट में। सर और क्या क्या करना है? ये बनाने हैं आपको, कुछ नोट्स बनाने हैं। नोट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अकाउंट्स, ये नई चीज है, सीखते हैं क्या है ये। और क्या बनाना है? एक और स्टेटमेंट बनानी है जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। सर ये भी कुछ लिखा है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। बेटा बिजनेस स्टडी में आपने पढ़ा होगा इक्विटी। इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, 12th क्लास में ये कोर्स में नहीं है। बेटा ये वाली स्टेटमेंट 12th क्लास के कोर्स में नहीं है, इसलिए बात याद रखना, सिर्फ नॉलेज के लिए बताया है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इट मींस बात करें तो टोटल कितनी स्टेटमेंट है? 1 2 3 और लास्ट हो गया 4 हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स का हमें क्या करना है? एनालिसिस करना है। ये है आपका चैप्टर। अब सर इसमें क्या क्या चीजें ऐसी हैं, जरा वहां पे आते हैं। मैं इसको पहले स्टॉप शेयरिंग करता हूँ। हाँ, अध्ययन करना है, वेरी गुड, बच्चा बता भी देता है, कह रहा है सर अध्ययन करना है हमें इसका। ये लो जरा नई बुक, 20 मार्क्स की सबसे आसान बुक। मैंने आपको क्या बताया, हम अभी तक आपके साथ क्या पढ़ रहे थे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैं भी सब बताता हूं आपको, बस थोड़ा सा बेस पे ध्यान दो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने पढ़नी है और इसकी टोटल वेटेज कितनी है? 20 मार्क्स। अब सर ये क्या क्या चीजें होती हैं? पहली चीज बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर पहली चीज क्या देखी गई आपने? पहली चीज आपने देखी थी बैलेंस शीट। क्या सर बैलेंस शीट पूरी की पूरी चेंज हो गई है? इट मींस जो सर आपके सामने कंपनीज एक्ट मैंने सामने रखा है, कंपनीज एक्ट कौन सा रखा है? 2013। क्या सर एक बैलेंस शीट आपकी चेंज कर दी है इसने? बेटा इस कंपनीज एक्ट ने आपकी बैलेंस शीट चेंज नहीं करी है। जिसको आप लायबिलिटीज कहते थे, आज भी वो लायबिलिटीज ही हैं। जिनको आप असेट्स कहते थे, आज भी वो असेट्स हैं। तो सर चेंज का क्या किया है? बेटा चेंज सिर्फ पता है क्या किया है? प्रेजेंटेशन, सिर्फ ऊपरी दिखावा चेंज करा है, प्रेजेंटेशन चेंज की है। जैसे पहले पता है आप बचपन में कैसे बनाते थे बैलेंस शीट?
बेटा बचपन में बैलेंस शीट बनाते थे, इधर आती थी लायबिलिटीज, इधर कैपिटल भी आती थी, और इधर क्या आती थी, इधर आती थी असेट्स। ऐसी बैलेंस शीट आप आज तक बनाते आए हो। इस बैलेंस शीट को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल। ये आपका सेकंड एमसीक्यू। मैंने पहला क्वेश्चन आपको बताया टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने दिखाई थी। दूसरा क्वेश्चन, बैलेंस शीट पहले जब बनती थी तो आप इसको बोलते थे हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में बनती थी, इसे बोलते थे हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा जितनी भी हमारी देश की कंपनीज हैं, जितनी भी हमारी देश की कंपनीज है, बेटा हमारी इंडियन कंपनीज की बात हो रही है, हमारी देश की कंपनी बैलेंस शीट ऐसे नहीं बनाएंगे, उनके लिए हम अलग तरीका बनाते हैं। हमने कहा कैसे बनाएंगे वो, उन्होंने कहा सुनो आप जरा ध्यान से, उन्होंने कहा बैलेंस शीट बनाने का तरीका कुछ इस प्रकार होगा। ये देखो बेटा, कंपनी के लिए इन्होंने एक अलग रूल्स बना दिए हैं। मैं आपको उसका भी रीजन बताऊंगा सर ऐसा क्यों करा है। हाँ, ये देखो इन्होंने ऐसे रूल्स बनाए हैं, और इन्होंने कहा यहां पे आप लिखोगे लायबिलिटीज। बेटा ध्यान से देखना, लायबिलिटीज लिखोगे, उसके साथ आप इक्विटी लिखोगे। यानी सर चेंजेस पे ध्यान दो आप, जिसको पहले कैपिटल बोलते थे अब वो क्या बोल रहे हैं, इक्विटी। ऊपर क्या लिखोगे सर, ऊपर तो पर्टिकुलर्स आ जाएगा, लायबिलिटी साइड में पर्टिकुलर्स आ जाएगा। यहाँ पे करंट ईयर की फिगर्स आ जाएंगी, जो भी आपकी फिगर्स होती थी करंट ईयर की वो यहाँ आ जाएंगी। तो लायबिलिटीज और इक्विटी आएंगी, फिर उनका आप क्या करोगे टोटल, फिर नीचे पता है क्या आएंगे, नीचे सारी असेट्स आएंगी, फिर उनका भी आप क्या करोगे टोटल। इट मीन्स सर बैलेंस शीट को इन्होंने, पहले हम ऐसे बनाते थे, अब उन्होंने बैलेंस शीट को ध्यान से देखो, इस बैलेंस शीट को घुमा दिया है। दोबारा मेरे साथ समझेंगे, बैलेंस शीट ऐसी है और इस बैलेंस शीट को देखो ऐसे करके घुमा दिया है। लायबिलिटीज ऊपर चली गई हैं और असेट्स नीचे चली गई हैं, और यहाँ पे करंट ईयर की क्या आ चुकी हैं, फिगर्स। इस फॉर्मेट को, इस फॉर्मेट को बोला जाता है वर्टिकल फॉर्मेट। ये आपका एक और एमसीक्यू मैंने बता दिया। मैं आपको साथ साथ बोर्ड के क्वेश्चंस भी करवा रहा हूं। ये कौन सा फॉर्मेट था, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। ये कौन सा फॉर्मेट है, वर्टिकल फॉर्मेट। जैसे मेरे साथ आप समझें जरा, बेटा अगर ये बुक ऐसे रखी हुई है, अगर ये बुक ऐसे रखी हुई है यूं, तो आप इसे बोलोगे हॉरिजॉन्टल है ये। और अगर मैं बुक को ऐसे कर देता हूं, लंबा कर देता हूं, तो आप इसे क्या बोलोगे, वर्टिकल फॉर्मेट। तो आपको बात को समझना है, लंबी चीज होती है तो वो क्या बन जाता है, वर्टिकल फॉर्मेट। ठीक है सर, ये भी बात हमें समझ आ गई। तो पहली चीज तो प्रेजेंटेशन चेंज कर दी, वर्टिकल फॉर्मेट आ चुका है, कैपिटल की जगह क्या लिखते हैं, इक्विटी लिखते हैं। मैंने आपको दो चेंजेस बता दी हैं। ये बैलेंस शीट किस पे लगती है, कंपनीज पे। मतलब अब हम क्या करेंगे, अपोजिट बोलेंगे। हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल सही। एक बच्चे ने बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा है, मैं पहले बच्चे का नाम देखता हूँ, बच्चे का नाम क्या है। बेटा इंटेलिजेंट क्वेश्चन ये है, सर हम पार्टनरशिप में, बेटे बच्चे का क्वेश्चन आप सबके लिए है, सर हम पार्टनरशिप जब पढ़ते थे। मैंने कहा हाँ। कह रहे सर जब हम पार्टनरशिप में पढ़ते थे तब तो हम ऐसे ही बनाते थे बैलेंस शीट, क्या अब हम पार्टनरशिप में भी ऐसे बनाएंगे बैलेंस शीट। बेटा आप सब बताओगे पार्टनरशिप के अंदर बैलेंस शीट हॉरिजॉन्टल में बनेगी बेटा या वर्टिकल में बनेगी, जल्दी बताएं। एच, हॉरिजॉन्टल एच लिख दो और वी लिख दो। पार्टनरशिप में बेटा एच में बनेगी या वी में बनेगी। वेरी गुड, चलो ये बात सब बच्चों को समझ आ गई, वेरी गुड। यानी पार्टनरशिप में आज भी हॉरिजॉन्टल ही बन रही है। तो 12th के बच्चों को, कौन है ये बच्चा, अच्छा
बेटे बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे पूछता है। कंपनीज एक्ट ने कंपनीज के लिए चेंज किया है। हाँ, तो सर 12th में आपने ये भी सीखना है और आपने ये भी सीखना है। दो बातें हो गई, और आगे चलते हैं। हमने सीए में जब ये पढ़ा था तो हमने एक टीचर अपने टीचर से पूछा था कि इतना बड़ा कानून है ये, इतना बड़ा कानून चेंज हुआ सिर्फ इतने के लिए कि बैलेंस शीट ऐसी थी, अब इसको घुमा के ऐसे कर दो। इतना बड़ा कानून सिर्फ इसके लिए चेंज हुआ? तो हमारे सर ने कहा नहीं, कुछ और भी चेंजेस हुए हैं। मैं अब आपको और चेंजेस दिखाता हूँ। बेटा जब आप पहले बैलेंस शीट बनाते थे, चेंजेस पे ध्यान दो आप। पहले बेस तैयार हो जाएगा अगर, बस फिर मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। पहले बैलेंस शीट आपने बनाई, मान लेते हैं 2020। यहाँ पे डेट डाल देता हूँ 31 मार्च 2020। इस साल की ये बैलेंस शीट है। यहाँ है, सॉरी, यहाँ पे आती है लाइबिलिटी, और क्या आती है, कैपिटल, और यहाँ क्या आती हैं, असेट्स। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा अब आपने बैलेंस शीट नई जमाने की बनानी है। बेटा नया बैलेंस शीट बनाओगे, और इस बैलेंस शीट में पता है सबसे अच्छी बात क्या बताई उन्होंने? उन्होंने कहा इस बैलेंस शीट के अंदर ये देखो 31 मार्च 2020 कौन सा ईयर है ये? करंट ईयर। ये तो बनाओगे ही बनाओगे। यहाँ पे क्या लिखोगे? पहले यहाँ पे लिखोगे लाइबिलिटीज आ गई हैं आपकी, और साथ में क्या आ गई हैं? इक्विटी आ गई है। बेटा कैपिटल की जगह क्या आ गई है? इक्विटी। बहुत सारी चीजें यहाँ आती जाएंगी, और फिर उनका क्या करोगे आप? टोटल। सर ऊपर लाइबिलिटीज आ गई, नीचे क्या आएंगी? नीचे आएंगी सारी की सारी असेट्स, 1 2 3 4 जितनी भी असेट्स हैं, और उनका भी आप क्या करोगे यहाँ पे? टोटल। तो ये बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन थी। नया चेंज क्या है? हाँ जी सौरभ, नया चेंज क्या है? उन्होंने कहा आपको यहाँ पे पिछला साल भी दिखाना पड़ेगा। बेटा ध्यान से देखो, पहली वाली बैलेंस शीट में सिर्फ एक ही साल आता था, करंट ईयर। आज के जमाने की बैलेंस शीट में करंट ईयर तो आएगा ही आएगा, साथ में पिछला साल भी आएगा। पता है पिछला साल कौन सा है? 31 मार्च 2019। इट मीन सर ये वैल्यूज भी आएंगी और ये वैल्यूज भी आएंगी। अच्छा, ये बात है। यानी इस बार की जो बैलेंस शीट है वर्टिकल फॉर्मेट वाली, उसमें 2 साल की आइटम्स आएंगी, पिछले साल की भी आएंगी और करंट ईयर में भी आएंगी। सर इससे फायदा क्या होगा? सुनो मेरी बात ध्यान से, इससे फायदा क्या होगा? ये देखो लैंड एंड बिल्डिंग, देखना फायदा क्या होगा। ये है बैंक। बेटा लैंड एंड बिल्डिंग, फायदा बताता हूँ। हाँ बच्चे ने बता भी दिया, दाक्षी ने बता दिया। दाक्षी कह रही है सर ऐसे करने से हम कंपैरिजन इजीली कर सकते हैं। वेरी गुड बेटा, कंपैरिजन हो सकता है इससे, इसलिए चेंज आया। जैसे सर यहाँ पे है 100 करोड़, बेटा 100 करोड़ की लैंड एंड बिल्डिंग है। यहाँ पे रह गई है 40 करोड़ की लैंड एंड बिल्डिंग। पहले 100 करोड़ की थी, अब कितनी रह गई है? 40 करोड़। मैं आपको बताता हूं, पिछले साल बैंक था 20 करोड़, और अब बैंक है हमारा 26 करोड़। बेटा क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना, ये अकाउंट्स के बच्चों के लिए बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है। जब भी आप जॉब लेने जाओगे आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछेंगे, कहेंगे लैंड एंड बिल्डिंग पिछले साल कितनी थी? 100 करोड़। अब कितनी है? 40 करोड़। मुझे बताओ, पहले 100 करोड़ की बिल्डिंग थी, अब 40 करोड़ की बिल्डिंग है। बताओ 60 करोड़ रुपए कहाँ गए? बेटा मैं आपसे पूछ रहा हूँ 60 करोड़ रुपए कहाँ गए? ये देखो हमारे सारे नालायक बच्चों ने आंसर दिया है। सारे बच्चे कह रहे हैं सर 60 करोड़ की डेप्रीसिएशन लग गई। बेटा अगले दिन जॉब से निकाल दिया जाएगा बाहर,
हाँ, ईशा, लक्ष्मी, सब बच्चे कह रहे हैं डेप्रिसिएशन लग गई। बेटा जॉब से बाहर निकाल दिया जाएगा। 100 करोड़ में से 60 करोड़ की आप बच्चों ने डेप्रिसिएशन लगा दी। हमने तो पढ़ा था 5%, 10%, 20%। आप बच्चों ने इतनी डेप्रिसिएशन लगा दी, 60 करोड़। फिर कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं सर, हो सकता है थोड़ी सी डेप्रिसिएशन हो और कुछ मशीनरी लैंड बिल्डिंग बेच दी हो। हाँ, ये देखो बच्चों ने बताया, निकिता कह रही है कि सर बेच दी हो, नेहा कह रही है सर सेल कर दिया हो। बेटा अब आपसे क्वेश्चन ये है, अगर बेचे होगा तो मान लो 60 करोड़ की चीज 60 करोड़ में ही बिक गई, तो पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ गया होगा, बैंक में। अब आपसे वो पूछेगा बैंक को देखो, अगर 60 करोड़ बैंक में आया होता, सर यहाँ पे तो सिर्फ 6 करोड़ रुपए दिख रहा है, पहले 20 करोड़ था, अब 26 करोड़ है, बैंक में तो 6 करोड़ आया है। बेटा फ्रॉड पकड़ा गया, फ्रॉड। बेटा मंथन कैश में इतनी बड़ी डील नहीं कर सकते। हाँ ये देखो बेटा पता लग गया, बच्चे कह रहे हैं अब पता लगेगा। अब आप सफाइयां दे रहे हो, कह रहे हो कि सर ये पैसा वहां चला गया था, कहने का मतलब है ये पैसा आप अपने घर ले गए थे। तो इस तरह से कंपनी पता है क्या करती है, कंपनी कंपैरिजन करती है, और जो एम्प्लॉयज आंसर नहीं दे पाते उन्हें कहती है अब आप घर में बैठो, आपको जॉब अब नहीं मिलेगी। वैसे ही कोरोना हो रहा है, घर में आप वेट करें। तो मैं बस आपको ये बता रहा था, these two figures helps in comparison। हाँ, तो कंपैरिजन में बेटा बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ज्योति प्रियांश बता रहे हैं बहुत सारे रीजन होंगे, बट मैं आपको बस कंपैरिजन करके दिखा रहा था करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। बेटा आपको बस मैं ये बता रहा हूँ पुरानी बैलेंस शीट से इस बैलेंस शीट में क्या क्या चेंजेस आए हैं, याद रखना। और आगे चलते हैं। सर क्या और भी चेंजेस आए हैं या बस इतना ही चेंज आया है? बेटा एक और चेंज आया है, ये लो। हाँ, हम सब, पार्थ कह रहा है सर हम फिर जॉब लेने के लिए क्या आंसर दें। बेटा जॉब लेने की आप बच्चों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अपना बिजनेस करना, आप सब बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो, अपना काम करना, जॉब में क्या रखा है। ठीक है सर, फिर एक और बात बताओ, ये देखो ये बैलेंस शीट, ये नए जमाने की बैलेंस शीट है। कौन सा फॉर्मेट है नए जमाने का? वर्टिकल फॉर्मेट। बेटा ये नए जमाने की बैलेंस शीट। एक और पॉइंट मैं आपसे पूछूंगा, आपको समझ आ जाएगा, ये लो। बेटा नेक्स्ट क्लास में मैं हाँ चलो पहले एक बात समझते हैं सर, ये देखो फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास की बात बाद में बताऊंगा। ये करंट ईयर की फिगर आएंगी और ये कौन सी फिगर आएंगी, पिछले साल की, प्रीवियस ईयर। सर ये एक नया कॉलम आपने क्या बनाया है, मैं अब आपको ये समझाना चाहता हूँ। ये नया कॉलम क्या कहना चाहता है, यहाँ पे आ गई आपकी लाइबिलिटीज आ गई, और क्या आ गई, इक्विटी आ गई। मैं आराम आराम से आपको सारी बातें बता रहा हूँ। फिर आपने इसका टोटल कर लिया, फिर नीचे आ गई असेट्स। असेट्स के अंदर बड़ी सारी असेट्स है, मैं पहला ही एग्जांपल ले लेता हूँ, लैंड एंड बिल्डिंग, दूसरा एग्जांपल है बैंक। ठीक है ना, फिगर्स भी पुरानी ले लेते हैं, शायद यहाँ पे फिगर थी 100 करोड़ की और यहाँ पे फिगर आ गई थी 40 करोड़। बैंक की फिगर थी 20 करोड़ और इस साल हो गई 26 करोड़। फिर जो भी टोटल आएगा वो सारी बातें सही हैं। बेटा ये बैलेंस शीट हम किसकी बना रहे हैं, कंपनी की, रिलायंस लिमिटेड कंपनी की बैलेंस शीट बन रही है, याद रखना। बेटा आप उस कंपनी के अकाउंटेंट हो और ये बैलेंस शीट है कंपनी की। आप कंपनी के कौन हो, अकाउंटेंट हो। आपके पास मुकेश अंबानी आया, कुछ बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं अच्छा मुकेश अंबानी हमारे पास आएगा। बेटा ये कंपनी का मालिक मुकेश अंबानी आपके पास आया और हम कौन है, अकाउंटेंट है। वो आपसे पूछ रहा है लैंड एंड बिल्डिंग इस साल की कितनी है, वो आपसे पूछ रहा है लैंड एंड बिल्डिंग इस साल की कितनी है।
जल्दी बताओ बेटा, मुकेश अंबानी आपसे पूछ रहा है लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है। प्रेक्षा, शिखा और मंथन, नेहा, सब बच्चों ने बता दिया कितनी है। 40 करोड़। वेरी गुड बेटा, वो कंपैरिजन नहीं पूछ रहा, मुकेश अंबानी की बात को गौर फरमाए जरा। 40 करोड़ रुपए की लैंड एंड बिल्डिंग है। मुकेश अंबानी का दूसरा क्वेश्चन, ये लैंड एंड बिल्डिंग कहां कहां पर है। वेयर पूछ रहा है, ये किस देश में है हमारी बिल्डिंग। 40 करोड़ की बिल्डिंग कहाँ है। मुंबई में है, इंडिया में नहीं, दिल्ली में है, कहाँ है ये बेंगलोर में, दिल्ली में, अमेरिका में, ये बिल्डिंग कहाँ है। अब आप सारे बच्चे एक दूसरे की शक्ल देखने लग गए, कह रहे मुकेश अंबानी कैसी कैसी बातें कर रहा है। कृष्णा नगर में कह रहे हैं बच्चे। बेटा वो पूछ रहा है ये बिल्डिंग है कहाँ। अब उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए, और उसके लिए हम बनाते हैं जिसको आप बोलते हो वर्किंग नोट्स। बेटा कंपनी ने एक बढ़िया सा नाम दिया, कुछ बच्चे कह रहे थे सर क्या नाम दिया। इसे कहते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। ये देखो एक नई चीज आ गई। नोट्स टू अकाउंट्स का क्या मतलब है, इसका मतलब है डिटेल्स। जैसे देखो अकाउंटेंट क्या करता है, बेटा अकाउंटेंट हो आप सारे, समझना अकाउंटेंट क्या करता है। वर्किंग नोट की जगह क्या लिखोगे, नोट्स टू अकाउंट। देखना बेटा बहुत ध्यान से देखना, मैंने लिखा यहाँ पे 1, चेंजेस पे ध्यान दो। मैंने ऊपर लिखा नोट्स टू अकाउंट्स, ये क्या है हमारे नोट्स टू अकाउंट्स। और ये क्या लिखा मैंने, नोट नंबर 1। मैं यहाँ लिखूंगा नोट नंबर 1, और फिर मैं यहाँ लिखूंगा लैंड एंड बिल्डिंग। अब देखो मैं आगे क्या लिख के दिखाऊंगा। मैं ये बताऊंगा कि हमारे पास दिल्ली के अंदर 22 करोड़ की लैंड एंड बिल्डिंग है। पुणे के अंदर यानी मुंबई के अंदर 12 करोड़ की है। और फिर मैंने बताया कुछ लैंड हमारे पास आगरा में है। पता है आगरा में कितने की है, आगरा में है 6 करोड़ की। क्या सर ये टोटल 40 करोड़ हो गया। 1234, यस 40 करोड़ हो गया। तो इस तरह से बेटा, इस तरह से डिटेल्स के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, नया वर्ड सीख चुके हो आप, नोट्स टू अकाउंट्स। तो आप समझ जाना नोट का मतलब क्या होता है, डिटेल्स के लिए कहां जाओगे, नोट नंबर 1। ऐसे ही क्या ऐसा हो सकता है सर बैंक के लिए नोट नंबर हम 2 डाल दें, यस। अच्छा बेटा मेरी एक बात और सुनो। अब हम क्या कर रहे हैं, बिकॉज मुझे लग रहा है कि क्लासेस हमें और भी जूम पे लेनी पड़ेंगी, तो मैं आज जूम फाइनली परचेज कर लूंगा। बेटा परचेज कर लूंगा तो आज के बाद रीजॉइन का चक्कर खत्म हो जाएगा। तो सिर्फ आज की क्लास में आप सब बच्चों ने रीजॉइन करना है, और आज की क्लास के बाद रीजॉइन की टेंशन खत्म। हम नॉर्मल अपनी क्लास लिया करेंगे 1 घंटे या 2 घंटे। बेटा 4 मिनट्स रह गए हैं, 4 मिनट्स बाद आप सब बच्चों ने रीजॉइन करनी है क्लास, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। मैं आगे चलता हूं। हाँ बेटा रीजॉइन करना है विद सेम आईडी। नोट नंबर 2, ये देखो नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 पता है हमने किसका बनाया, बैंक का। जल्दी बताओ मुकेश अंबानी का आपसे क्वेश्चन, बैंक में कितना बैलेंस है। बताएंगे सारे बच्चे, बैंक में कितना बैलेंस है। कह रहे हैं सर 26 करोड़ रुपए। मुकेश अंबानी पूछ रहा है कौन से बैंक में है ये पैसा। बेटा मुकेश अंबानी का आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से बैंक में है ये। आपने कहा मुकेश अंबानी को, देखो ऐसा है, नोट नंबर 2 में जाओ, नोट्स टू अकाउंट्स, नोट नंबर 2 में जाओ, अपने आप सब पता लग जाएगा। तो हम नोट नंबर 2 में गए, वहां पता चला एसबीआई में है हमारे पास 20 करोड़। पंजाब नेशनल बैंक, वहां पे है हमारे पास 4 करोड़। बेटा क्योंकि नीरव मोदी पैसा लेके भाग गया। यस बैंक, यस बैंक में है सिर्फ 2 करोड़। ये सारे पैसे हमारे बैंकों में है। कितना पैसा पड़ा है, 26 करोड़ रुपए।
तो इन शॉर्ट मैंने आपको ये भी बता दिया कि नोट्स टू अकाउंट्स का क्या मतलब होता है। बेटा हमने दोनों बातें आपसे सीख ली। नोट्स टू अकाउंट्स का मतलब सीख लिया। नोट्स टू अकाउंट्स मतलब होता है डिटेल्स। जिस चीज की डिटेल्स है उसके लिए आपको नीचे क्या बनाना पड़ेगा, नोट्स टू अकाउंट। सेकंड हमने सीखा कि सर प्रीवियस ईयर भी हमें बैलेंस शीट में दिखाना है, जिससे हम क्या कर सकेंगे, हम कंपैरिजन कर सकेंगे। फिर हमने क्या सीखा, हमने सीखा ये जो कानून है ये लगता है कंपनीज के ऊपर, और वो कहता है कि किस फॉर्मेट में आपको बैलेंस शीट बनानी है, वर्टिकल फॉर्मेट के अंदर। तो ये सब बातें हमने सीखी हैं। अब हम पहले बच्चों रीज्वाइन करेंगे। रीज्वाइन करने के बाद फिर हम क्लास को और आगे लेके चलते हैं। थैंक यू सो मच। फटाफट रीज्वाइन करेंगे। हाँ जी, चलो स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर ली है क्लास। बेटे कुछ बच्चों के अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर अगर हमारी जॉब इंडियन कंपनी में लगी, पहला एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, सर अगर हमारी जॉब इंडियन कंपनी में लगी तो सर आपको वर्टिकल फॉर्मेट में ही बनाना पड़ेगा। बट अगर हमारी जॉब मल्टीनेशनल कंपनी, बाहर की किसी कंपनी में जॉब लगी, तो हम सर किस फॉर्मेट पे बनाएंगे, क्या हम उसमें भी वर्टिकल फॉर्मेट में बनाएंगे? बेटा जितने भी हमारे यहाँ पे इंडिया में कानून चेंज हो रहे हैं उसके अंदर वर्टिकल फॉर्मेट में ही बनती है बैलेंस शीट। इसी वजह से तो इंडिया वालों ने भी वर्टिकल फॉर्मेट में बनाना स्टार्ट कर दिया। अब सर हमें करना क्या है, सर इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बेटा जब आप इसके अंदर बैलेंस शीट पढ़ोगे, बैलेंस शीट के अंदर सर इन्होंने एक अलग कुछ बातें आपसे करी हैं, आपने उनकी प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है। बट इन्होंने सारी की सारी प्रेजेंटेशन चेंज कर दी, और मेरा ये पर्पस रहेगा आपको किसी तरह ये प्रेजेंटेशन में याद करा दूं, लर्न करा दूं, लर्न बाय हार्ट। किसी तरह आपको ये प्रेजेंटेशन याद हो जाए तो मेरे सारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे। तो मैं अब कोशिश करूंगा आपको ये चैप्टर्स याद कराने की। मेरा आपसे एक छोटा सा एक क्वेश्चन और है, उसके बाद मैं आता हूं बैलेंस शीट पे। बेटा पहले वाली बैलेंस शीट में बड़ी दिक्कतें थी जो आप बच्चों ने कभी रियलाइज नहीं करी। आप बच्चे बस लग जाते हो बैलेंस शीट बनाने में, और अगर टैली हो गई तो बहुत खुश हो जाते हो, सोचते हो आज भगवान को प्रसाद चढ़ाएंगे। बट बैलेंस शीट में बहुत सारी कमियां हैं। ये देखो एक कमी मैं बताता हूं आपको। बेटा ये खाली प्लॉट पड़ा है, खाली प्लॉट है। क्या दिक्कत है? हाँ क्या, देखो बेटा ये खाली प्लॉट है। पता है इस खाली प्लॉट को आप किस नाम से जानते हो? आप इसको पुकारते हो लैंड के नाम से। सबको पता है ये बात। मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ये एक प्लॉट है और इस प्लॉट पे आपने 2 फ्लोर बिल्डिंग के बना दिए, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर। अब आप पता है इसे किस नाम से जानते हो? आप इसे जानते हो लैंड एंड बिल्डिंग। आप इसको बोलते हो लैंड एंड बिल्डिंग। आप कितने खुश हो रहे हैं, ये सब बातें आपको पता है। बट अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना। ये खाली प्लॉट है, आपने इसमें ये दीवार खड़ी करी एक। बेटा ये दीवार खड़ी करी, जैसे ही ये दीवार खड़ी कर रहे थे, बेटा जैसे ही ये दीवार खड़ी कर रहे थे, आपके पास पैसा खत्म हो गया, मनी फिनिश। बेटा पैसा नहीं रहा अब आपके पास, और आपने काम को यहीं पे क्या करवा दिया, स्टॉप करा दिया। मेरा क्वेश्चन ये है बेटा अब ये खाली प्लॉट तो रहा नहीं और ये बिल्डिंग भी बन नहीं पाई, बट इसमें सर पैसा तो खर्चा हुआ है, पैसा तो लगा है। क्वेश्चन है इसको हम कहाँ दिखाएंगे? कभी आपने ऐसा सोचा ही नहीं। इसे दिखाएंगे सर लैंड एंड वॉल, लैंड कम बिल्डिंग।
खतरनाक बच्चे हैं सारे हमारे यहाँ के। लैंड कम बिल्डिंग, लैंड वॉल। बेटा दिक्कत समझ आई आपको? तो सर ये प्रॉब्लम थी, कभी हमने इस बारे में सोचा नहीं। इसको हम क्या दिखाते हैं, आप देखो जरा। इनकम्प्लीट बिल्डिंग। बेटा इनकम्प्लीट बिल्डिंग कभी आपने देखा है बैलेंस शीट में लिखी हुई है? नहीं। लो मैं रेड पेन लेता हूं, मैं इसका बताता हूं एक इसका खतरनाक सा नाम। इसको बोला जाता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये देखो, ये नई नई बातें आई हैं आपके अकाउंट्स में। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है कार्य प्रगति पर है। वर्क इन प्रोग्रेस मींस कार्य प्रगति पर है। और कैपिटल का मतलब आपने इसमें पैसा लगा रखा है, तो इस नाम से इसको जाना जाता है। तो ये बेटा ये चीजें आई हैं कंपनी के बैलेंस शीट में। और आप बच्चों को अगर अपना करियर भी सोचना है तो बेटा आपकी जॉब, याद रखना, आपकी जॉब बड़ी बड़ी कंपनीज में ही लगेगी। और जब कंपनीज में जॉब लगेगी तो वो आपसे यही वाली बैलेंस शीट पूछेंगे। वो ये नहीं बोलेंगे कि पार्टनरशिप की बैलेंस शीट बना के दिखाओ। तो आपने करियर वाइज भी और ट्वेल्थ वाइज भी इस पे ज्यादा फोकस करना है। हम चलते हैं आगे। ये लो, ये हमने स्क्रीन आपके साथ शेयर करी। इधर हमने इसको, और ये हमने F5। ये लो आपके सामने बैलेंस शीट आ चुकी है। ये सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कशन भी कर चुका हूं। देखो जरा इसके अंदर नई नई बातें अब हम सीखेंगे। बेटा कंपनीज एक्ट आया था 2013, और उसके अंदर एक है शेड्यूल। शेड्यूल कौन सा है सर? ये शेड्यूल है थर्ड। सर ये क्या चीज है? अब बेटा आपको यही तो समझना है। 2013 के अंदर एक शेड्यूल आया है, उसका नंबर है शेड्यूल नंबर थर्ड। ये शेड्यूल क्या कहता है? इस शेड्यूल में आपसे दो बातें डिस्कस होंगी। एक है पार्ट 1, इसके अंदर एक है पार्ट 2। ये सारे एमसीक्यूज हैं। एक है पार्ट 1 और एक क्या था, पार्ट नंबर 2। ये जो पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 आपको बताएगा हाउ टू प्रेजेंट बैलेंस शीट। इट मीन्स सर बैलेंस शीट को कैसे प्रेजेंट करना है, जो मैंने अभी तक आपको सिखाया है। उसका कौन सा पार्ट है? पार्ट नंबर 1 ऑफ शेड्यूल थर्ड ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। किसके बारे में बात करता है? बैलेंस शीट के बारे में। ऐसे ही एक और पार्ट है, पार्ट नंबर 2। बेटा पार्ट नंबर 2 पता है किसकी प्रेजेंटेशन के बारे में बात करेगा? ये करेगा आपसे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। ये प्रॉफिट एंड लॉस की प्रेजेंटेशन के बारे में बात करेगा। मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूं, प्रेजेंटेशन। इट मींस बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ चेंज क्या हुआ है? प्रेजेंटेशन का पार्ट। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 एमसीक्यू याद रखना ऑफ शेड्यूल थर्ड ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। पार्ट 1 बैलेंस शीट है, पार्ट 2 है P&L। बेटा नोटिंग करने की जरूरत नहीं, वीडियो में आपको सेंड कर दूंगा। आज कॉन्सेप्ट को समझो आप बस, मेरे सारे चैप्टर्स के साथ साथ खत्म हो जाएंगे। ये लो बेटा, ये बैलेंस शीट को जरा आराम से देख लो। अब सर दिक्कतें बढ़ने वाली हैं, आराम से समझते हैं। थोड़ा इस पर टाइम लगाएंगे तो आपको आगे भी क्लियर हो जाएगा। सर बैलेंस शीट के अंदर ये देखो, ये क्या लिखा है? ये लिखा है सर इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अच्छा, ये इक्विटी एंड लायबिलिटीज है। इसमें पहला नंबर क्या लिखा है? शेयर होल्डर फंड। ओके। दूसरा नंबर क्या लिखा है? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तीसरा नंबर क्या लिखा है? नॉन करंट लायबिलिटीज। हाँ सर, ये थोड़ा थोड़ा सुना सुना सा लग रहा है। बेटा फोर्थ है करंट लायबिलिटीज।
हाँ, ये भी सर हमने सुना था। तो कुछ बातें आपने सुनी है, कुछ बातें अनसुनी है। ये चार चीजें हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज। बेटा मुझे याद करानी है आपको ये चीजें, अब एट एनी कॉस्ट इसे याद हमें करवाना ही है आपको। तो बस याद रखना, चार चीजें हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज में। मैं और आगे चलता हूं आपके साथ। ये हमारी इक्विटी एंड लायबिलिटीज थी। अब सर हम आ गए असेट साइड में। बेटा असेट साइड में, ये हमारी असेट साइड है। असेट साइड में हमारी पहली पता है कौन सी असेट है? पहली असेट है नॉन करंट असेट्स। और दूसरे नंबर पे क्या है? दूसरे नंबर पे है करंट असेट्स। इट मीन सर जितना मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है, मैं चाहता हूं वो मैं आपके साथ एक बार कॉपी पे भी आपको समझा दूं। बेटा आप ये मत सोचना मैं सिर्फ आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा हूं, मैं आपको अगेन पांचों के पांचों चैप्टर खत्म करा दूंगा। बेटा स्मार्ट वर्क क्या करो, आप सीए से पढ़ रहे हो। मेहनत तो बेटा सारे बच्चे ही कर रहे हैं, आप स्मार्टली काम करो, मैं जल्दी से जल्दी ये बुक खत्म करा दूंगा आपकी। हाँ, ये लो जरा, क्या लिखा है यहाँ पे जरा देखते हैं। यहाँ पे लिखा था इक्विटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, और यहाँ लिखी हुई थी असेट्स। मैं इस तरह से आपको दिखा देता हूँ। डाउट आ गया है एक स्टूडेंट का, वो डाउट जरा डिस्कस कर लेते हैं। क्या डाउट है बच्चे का? सर अभी तो आपने बैलेंस शीट दिखाया उसमें, हाँ हाँ बेटा रिचा वो बताऊंगा, कई जगह एनए लिखा हुआ है। रिचा कह रही है कई जगह एनए लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? बेटा इसका मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल। एनए का मतलब नॉट एप्लीकेबल, जो आपके कोर्स में नहीं है, बट स्टिल हम पढ़ेंगे, उसके पीछे रीजन बताऊंगा आपको। तो सर एक तरफ असेट्स लिखी थी, एक तरफ लिखा था इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब याद करने का तरीका, ध्यान से अगर आपने ध्यान दिया हो तो असेट्स दो थी। बेटा क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है दो असेट्स कौन सी थी? एनीवन? बेटा दो असेट्स कौन सी पढ़ी थी आपने, कोई बता सकता है? हाँ, प्रेक्षा ने बता दिया है, आस्था कहा, सौरभ मित्तल निकिता ने बता दिया, वेरी गुड। कह रहे हैं सर एक थी नॉन करंट असेट्स, और दूसरी, वेरी गुड, कशिका गुजराल, दिव्या, वर्षा, और एक थी करंट, प्राची ने बता दिया, प्रिया ने, सब वेरी गुड। एक नॉन करंट थी और क्या थी? करंट। बेटा अगर लायबिलिटीज की बात करूं तो लायबिलिटीज भी दो थी। अब आप ध्यान से सुनना, लायबिलिटीज पता है कौन कौन सी थी? एक थी नॉन कर नॉन करंट लायबिलिटी, और दूसरी थी करंट लायबिलिटी। ये भी नॉन करंट करंट, ये भी नॉन करंट और करंट। और इक्विटी भी दो थे, जो नई चीज है आपके लिए। ये आपको पता है, ये आपको पता है, नया है इक्विटी, ये आपको सीखना है। सर इसमें क्या क्या था? इसमें सर पहला था शेयर होल्डर फंड। अब ये क्या चीज है सर? यही तो सिखाना है आपको। वेरी गुड, आस्था ने बता दिया। एक और था इसके अंदर, कोई बच्चे को याद है क्या था? नहीं बेटा मंथन, एक और चीज थी इसके अंदर, सेकंड पॉइंट क्या था? हाँ, आस्था ने ये भी बता दिया। कह रहे हैं सर ये था एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। बड़ी लंबी सी कहानी थी, बस इतना ही लिख देते हैं। तो मैंने आपको इस तरह से ये याद करा दिया। हाँ, दाक्षी ने बता दिया, दो इक्विटी हैं, दो लाइबिलिटीज हैं, दो असेट्स हैं। बेटा ये मेन चीज आपकी खत्म हो गई। वेरी गुड। इस मेन चीज को आपकी ट्वेल्थ में पता है किस नाम से जाना जाता है? इस चीजों को याद रखना, इन चीजों को बोला जाता है मेन हेडिंग। बेटा ये कौन सी हेडिंग है? मेन हेडिंग है। मेन हेडिंग, शेयर होल्डर फंड, एप्लीकेशन, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स, इसे क्या बोला जाता है ट्वेल्थ में? मेन हेडिंग। एक बच्चा कह रहा है सर इसको याद करने का कोई तरीका नहीं है, इसका पहला पहला वर्ड ले लें।
इसका पहला वर्ड था शेयर एप्लीकेशन मनी। कुछ इसको याद करने का तरीका नहीं है बेटा? क्या आपके किसी स्कूल में कोई तरीका सिखाया गया है इसको याद करने का? आप मेरे से शेयर करें जिससे और बच्चों को भी समझ आ जाए। बेटा इसे याद करने का कोई तरीका अभी करा नहीं है बेटे? किसी स्कूल में किसी टीचर ने बताया हो? नहीं बताया तो फिर ये लो हम बताते हैं कैसे याद करी जाएगी बैलेंस शीट। बच्चे मना कर रहे हैं और ये देखो हम करते हैं। क्लास ही नहीं लेते सर। अच्छा, कितने अच्छे बच्चे कह रहे हैं क्लास ही नहीं लेते स्कूल की। मैं कहता हूँ सुबह सुबह क्लास ले लो तो कहते हैं हमारी स्कूल की क्लास है, और अब कह रहे हैं हाँ ये देखो। एक बच्चे ने मंथन ने बताया है बेटा याद करने का तरीका देखो। एक बच्चे ने बताया, मैं आपको बैलेंस शीट याद करने का तरीका बताता हूँ। ध्यान से स्क्रीन पे देखेंगे क्या लिखा है। स्क्रीन पे लिखा है, क्या लिखा है? शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हाँ बेटा इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। क्या नहीं चलेगा? शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये इसको याद करने का तरीका है बेटा। याद रखना है शोर शराबा कितनी बार नहीं चलेगा? 2 बार नहीं चलेगा। तो बिल्कुल आप सब बच्चों को भी, वैसे भी मैंने म्यूट कर रखा है, आप सब वैसे भी शोर नहीं मचा सकते। दिन में 10 बार नारे लगाएंगे। हाँ बैलेंस शीट अपने आप याद हो जाएगी बेटा। शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लो सर, ये देखो सर, ये थी बच्चों इनकी मेन हेडिंग्स जो मैंने अभी अभी आपको याद कराई थी। जैसे पहला था शेयर होल्डर फंड, दूसरा था शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये देखो ये 2 चीजें हैं। फिर आगे ये 2 चीजें, इसमें क्या क्या था? नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी नहीं चलेगा। फिर आगे ये असेट्स, इसमें भी 2 चीजें हैं, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। यानी सर ये 2 चीजें हैं आपकी असेट, नहीं चलेगा। ये 2 चीजें थी आपकी लायबिलिटी, और ये 2 चीजें थी आपकी इक्विटी। बेटा जितना मैं टाइम लगा रहा हूं, बाद में अगर आपने मुझे कहा कि सर ये याद नहीं हो रही चीजें, तो सारे एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे। तो इसलिए आराम से समझ लो, शोर शराबा नहीं चलेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स। और दीज आर कॉल्ड इन 12th क्लास, दीज आर कॉल्ड, इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है मेन, मेन क्या बोला जाता है? मेन हेडिंग्स। ये बेटा मेन हेडिंग्स हैं आपकी। बिल्कुल बच्चों को याद हो गया। अब मुझे पता है क्या याद कराना है आपको, इसकी अंदर की आइटम्स याद करानी है। तो यहां तक सर हमें बात समझ आ गई। ये मैं क्लियर कर देता हूं, और ये मैंने स्टॉप शेयरिंग कर दी। तो मैंने आपको बेटा स्क्रीन, हम वापस आ गए हैं, और मैंने आपको ये बता दिया है कि सर इसके अंदर ये सब हमारा कवर हो गया, मेन हेडिंग्स। अब हमें इनके अंदर की चीजें पढ़नी है। यानी सर ये इनके अंदर बहुत सारी चीजें होंगी। करंट असेट्स के अंदर, नॉन करंट असेट्स के अंदर, शेयर होल्डर फंड के अंदर, इन सब के अंदर बहुत सारी चीजें होंगी। उन सबको पता है क्या बोला जाएगा? उन्हें बोला जाएगा सब हेडिंग। ये मुझे आपको याद कराना है। किसी तरह अगर बैलेंस शीट याद हो गई, आप बिलीव करना आपके सारे चैप्टर्स बहुत आसानी से सब खत्म हो जाएंगे। अच्छा, कुछ बच्चों की अब क्लास है बेटा, तो आज हम अपनी क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। इतना पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम और आगे चलेंगे, सेम टाइमिंग सेम आईडी के साथ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।